वेलकम स्टूडेंट्स। पिछला 2 दिन से लाइट का प्रॉब्लम था, कुछ टेक्निकल इशू भी आ रहा था, इसलिए आपका वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आज हम लोग गॉस लॉ का तीसरा लेक्चर आप लोग के लिए लेके आए हैं, तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हमने लास्ट क्लास में, जो कि पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन एरिया वेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था आप लोग को। तो एरिया वेक्टर की चर्चा कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे और उससे पहले उसको अच्छा से समझेंगे। और दूसरा, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और कंपोनेंट लेना, यह इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने में। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ जाएगा तो आगे का रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा, मजा आएगा। गॉस लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। तो थोड़ा सा हम लोग एरिया वेक्टर के बाद आगे का चर्चा कर लेते हैं आप लोग से। तो हमेशा सबसे पहला चीज आप लोग का फिजिक्स में है रेफरेंस फ्रेम, या जो एक्सिस आप लेते हैं। तो इस तरह से हमेशा करते हैं कि यह आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस को इस तरह से डॉटेड दिखाते हैं। या ओरिजिन है, ओरिजिन पे आपका समझिए हमेशा यह इतना इम्पोर्टेंट है रेफरेंस फ्रेम कि आप मानिए कि ओरिजिन पे आपके ईश्वर बैठे हुए हैं, गॉड बैठा हुआ है, तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं पहले यूनिट वेक्टर का, चूंकि आज एक न्यूमेरिकल भी आप लोग को इससे रिलेटेड देंगे, फ्लक्स निकालने से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो हमेशा कहते हैं कि यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश, यानी कि जिसका परिमाप 1 हो, मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसमें केवल दिशा हो, तो वह आपका यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो एक्स एक्सिस के लिए हमेशा याद रखिए यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, आई लेते हैं। वाई एक्सिस के लिए जे लेते हैं और जेड एक्सिस के लिए के लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर पर बुक में देखिएगा कैप पर आया हुआ रहता है, लेकिन हम तीर का चिन्ह लेंगे, उसका कंफ्यूज नहीं होगा। तो आई एक्स एक्सिस की दिशा बताएगा, जे वाई एक्सिस की दिशा बताएगा और के जेड एक्सिस की दिशा बताएगा। और मान लो कि हम कहते हैं कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 यूनिट है। लेकिन क्या इससे सारा चीज क्लियर हो रहा है, डायरेक्शन पता चल रहा है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो हमेशा इसके साथ डायरेक्शन भी जुड़ा होगा। तो अगर विद्युत क्षेत्र, अगर कल्पना करो कि एक्स एक्सिस के लंब है और एक्स एक्सिस का दिशा कौन बता रहा है, यूनिट वेक्टर आई बता रहा है, तो हम आसानी से इसमें यूनिट वेक्टर आई से गुना कर दीजिए। यह देख लीजिए, अब 5 जो कि अदिश राशि था, यूनिट वेक्टर आई से गुना कर दिए, यह क्या हो गया है, सदिश राशि में बदल गया। उसी तरह से अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए वाई एक्सिस की ओर हो, तो इसको 5J लिख सकते हैं। जेड एक्सिस की ओर हो तो 5K लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस हम लोग समझ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लिए आई, वाई एक्सिस के लिए जे और जेड एक्सिस के लिए के। और यह एक्चुअल में क्या कर रहा है, तो दिशा बताने का काम कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है एकदम सब लोग का। अब यहीं पे चर्चा हम लोग डॉट प्रोडक्ट की किए थे कि अगर 2 वेक्टर आपके पास है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों के बीच अगर एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी को क्या लिखते थे, ए डॉट बी को हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और दोनों के बीच का एंगल cos थीटा। यह हमेशा याद रखिएगा। यह डॉट प्रोडक्ट के लिए ए डॉट बी क्या हो गया, तो ए बी cos थीटा। अब इसी से हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि यदि आपको आई डॉट आई करना हो तब क्या कीजिएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर ए डॉट बी करना था तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो कोसाइन का एंगल थीटा लिए। अब इसी तरह से अगर आई डॉट आई करना है तो आई का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, चूंकि यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1 होगा, और कॉस।
अब यह देख लो कि आई किसके लॉन्ग वेक्टर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो आई डॉट आई दोनों किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो अगर समान दिशा में दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो cos 0 सबको पता है क्या हो गया, 1 हो गया। तो उसी तरह से आपका j डॉट जे भी क्या हो जाएगा, तो j का मैग्नीट्यूड 1 गुने 1 और दोनों y एक्सिस के लॉन्ग है, दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 0, यह भी क्या हो जाएगा 1। k डॉट के भी अगर करेंगे तो सेम चीज आपको क्या आएगा, 1 आएगा। क्या एकदम ध्यान रखेगा, दो वेक्टर a डॉट b क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा, थीटा क्या है, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल है। और a के ऊपर तीर हटा दिए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a, b के ऊपर से तीर हटा दिए मैग्नीट्यूड ऑफ b, 2 4 5 जो भी हो। तो यह चीज हम लोग देख लिए, डॉट प्रोडक्ट यहाँ तक एकदम क्लियर होगा सब लोग का। अब अगर i डॉट j करते हैं अब क्या होगा बताओ। तो अगर i डॉट j जैसे ही आप लोग कीजिएगा तो फॉर्मूला तो वही है, ए बी कॉस थीटा, तो i का मैग्नीट्यूड 1, j की यूनिट वेक्टर है 1 कॉस। लेकिन अब देखो i और j, i है x एक्सिस के लॉन्ग, j है y एक्सिस के लॉन्ग, दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो क्या लिखेगा, cos 90 डिग्री, सबको पता है cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो i डॉट j क्या हो जाएगा, 0, j डॉट k उसी तरह से 0, k डॉट i भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट में याद रखना है i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, और जितना डिफरेंट पेयर बनाइएगा i डॉट j, j डॉट k डॉट i सब आपका क्या होते जाएगा, 0, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का। अभी जस्ट देखिएगा कि प्लस हम आपको डिफिनीशन करेंगे और एकदम सिंपल वे में सबको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक सब लोग का क्लियर है। थोड़ा सा हम कंपोनेंट का भी चर्चा कर लेते हैं। मान लो कि दो वेक्टर है, इसको अगेन ए ले रहे हैं, बी ले रहे हैं और दोनों के बीच एंगल थीटा ले रहे हैं। तो अगर आपसे कहेंगे कि ए के डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट बताइए, तो ए की दिशा में बी का कंपोनेंट कैसे मिलेगा, बी से आप इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यह जो आपका हुआ यही आपका क्या हो गया, तो ए के डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट हो गया। या बी के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट, तो ए से इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे और यह जो आपको मिलेगा यह बी की दिशा में ए का कंपोनेंट हो जाएगा। तो जब भी आपको कंपोनेंट लेना हो तो हमेशा अगर ए की दिशा में बी का कंपोनेंट चाहिए तो सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस, और चूंकि ए की दिशा में है तो ए से बी पर आइए कितना एंगल बन रहा है, थीटा, तो बी कॉस थीटा। या फिर बी की दिशा में ए का कंपोनेंट चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस और कितना एंगल है, थीटा। और एक्चुअल में यह देख लीजिए, इस दूरी को निकालना है, मान लो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं पी क्यू, इसको आर दे देते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सबको पता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण आपका ए है, यहाँ से आधार क्या हो गया, ए कॉस थीटा। तो यही चीज आपको हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी वेक्टर है, एक के डायरेक्शन में दूसरे का कंपोनेंट लेना हो तो उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, कोसाइन का एंगल ले लीजिए और दोनों के बीच एंगल ले लीजिए। ठीक थोड़ा सा यहाँ भी देख लीजिए, अगर इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहता था, वेक्टर ए रहता था, यह एंगल मान लो थीटा है, तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट कैसे रहता था, तो यह दूरी हम बताए थे कि इसका क्या है, एक्स कंपोनेंट एक्स है। और इसका वैल्यू कैसे लिखते हैं याद करो, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ए
कॉस, और एक्स कंपोनेंट है तो एक्स एक्सिस से ए पर आइएगा एंगल थीटा। उसी तरह से अगर वाई कंपोनेंट लेना था या परपेंडिकुलर डाले या दूरी आपका क्या हो गया वाई कंपोनेंट ए वाई। अब अगर ए वाई लिखना रहता था क्या करते थे तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड ए कॉस, लेकिन एंगल चूंकि वाई कंपोनेंट है कहां से नापिएगा वाई एक्सिस से, तो यह अगर एंगल थीटा था यह क्या हो गया 90 माइनस थीटा, तो ए कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। तो ऑलवेज कोसाइन एंगल लीजिएगा और जिस एक्सिस से कहे या जिस वेक्टर से कहे उससे एंगल नाप के कॉस में डाल दीजिएगा, आप आसानी से कंपोनेंट निकाल लीजिएगा। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक चीज जो कि जरूरी था हम लोग को चर्चा करना फ्लक्स को समझने के लिए। अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पे हम लोग आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। विद्युत फ्लक्स का परिभाषा से पहले आप लोग को बताए थे कि अगर मशीन में आप लोग नहाए होंगे तो मशीन से इस तरह से पानी निकल रहा, जिस पानी को हम कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान सकते हैं, विद्युत बल रेखा भी मान सकते हैं। अब इसके समीप अगर कोई रिंग को ले जा रहे थे, इस तरह से कोई रिंग या मशीन से पानी निकल रहा है, रिंग को ले जा रहे थे, तो मैक्सिमम पानी कब निकल रहा था जब रिंग इस तरह से इसके परपेंडिकुलर आप रख रहे थे, चेंज कर रहे थे, तो पानी की मात्रा कम हो रही थी। उस आधार पे हम कहे थे कि रिंग को या एरिया को भी हम वेक्टर बना सकते हैं। और इसका दिशा क्या बताए थे याद कीजिए कि उस पे क्या होगा अभिलंब होगा। जैसे बोर्ड है, मान लो बोर्ड को एरिया वेक्टर बनाना है, इसका मैग्नीट्यूड 5, 10 कुछ भी यूनिट लेते हैं, तो डायरेक्शन क्या होगा बोर्ड पे लंब की दिशा में होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होता है कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में आप कोई काल्पनिक पृष्ठ रखे हुए हैं या कोई पृष्ठ रखे हुए हैं, तो उस पृष्ठ से लंबवत दिशा में, गौर कीजिएगा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, कि उस पृष्ठ से मान लो यह रिंग है, इधर से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, तो इस रिंग से लंबवत दिशा में निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या करते हैं विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, लिखा भी देंगे। अभी समझिए पहले कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आगे हम लोग के लिए पढ़ने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट एकदम आप लोग माइंड में सेट कर लेना। थोड़ा सा इसको हम मिटा के और चर्चा करते हैं, फिर हम आप लोग को लिखने के लिए देंगे स्क्रीन। तो मान लो कि आपके पास कोई एक छोटा सा एरिया है, इसको ध्यान रखिएगा, इसके लिए टर्म हम यूज करेंगे एरिया एलिमेंट। और एरिया एलिमेंट को हिंदी में कहता है अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल या सतह बहुत, इसका क्षेत्रफल क्या हो बहुत छोटा हो। तो आप लोग टर्म इंग्लिश की ध्यान रखिएगा एरिया एलिमेंट। और इसका हम लोग मान लेते हैं कि एरिया एलिमेंट या डीएस है। डीएस नोटेशन से नहीं घबराइएगा, डीएस सिंबल आपको कह रहा है, हालांकि कैलकुलस में इसका महत्व भी बताएंगे, कभी चर्चा भी होगा। लेकिन डीएस का मतलब है कि यह जो एरिया एलिमेंट जो कि यहाँ बोर्ड पर इतना बड़ा बना है, वास्तव में यह क्या है बहुत छोटा है। लेकिन यह अगर एरिया वेक्टर है तो इसका क्षेत्रफल दो चीज होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए डीएस है और इसका डायरेक्शन बताओ क्या होगा, इस पे अभिलंब होगा, नॉर्मल होगा। तो मान लो इस पे एक नॉर्मल एन खींच देते हैं और उसकी दिशा में यूनिट वेक्टर एन ले ली, यानी यह यूनिट वेक्टर एन क्या बता रहा है इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, कि इसका लंब दिशा किधर है तो नॉर्मल के लंब। अब इसको सोचो कि कोई आप विद्युत क्षेत्र इस रीजन में, इस सरफेस के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि ई है इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह का है,
जबकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, नॉर्मल के लॉन्ग है, यानी कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो कि उस पे अभिलंब होता है, यानी यह एरिया इस पे लंब आप खींचे हैं तो ये डायरेक्शन में जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर की दिशा दोनों के बीच का कोण आपका बन रहा है थीटा। क्या चीज आपको क्लियर है? और विद्युत फ्लक्स का परिभाषा कर रहा है कि किसी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र में रखे कोई पृष्ठ से उसके लंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की माप, यानी कि इसके लंबवत दिशा में एन के डायरेक्शन में कितना विद्युत बल रेखा गुजर रहा है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो गुजर रहा है, अगर ई गुजर रहा है मतलब क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा तो गुजर रहा है, लेकिन वह कैसे गुजर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है जबकि इसका नॉर्मल किधर है, क्लियर दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। तो अब हम माप कैसे निकालेंगे, तो इसी रीजन से आप लोग को हम अभी इतना मेहनत किए वेक्टर पे कंपोनेंट लेना सीखा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई का कंपोनेंट किसके लॉन्ग ले लेंगे, नॉर्मल के लॉन्ग ले लेंगे। तो ई का कंपोनेंट नॉर्मल के लॉन्ग क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई कॉस, और एंगल क्या है, थीटा। अब देख लीजिए आप लोग, बहुत आसान हो जाएगा, हम लोग का एकदम काम क्लियर हो जाएगा कि इस विद्युत क्षेत्र ई का इस एरिया एलिमेंट के नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हो गया, ई कॉस थीटा। अब हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है डी फाई। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अदिश राशि है, यह आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके नॉर्मल दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की माप को या संख्या की माप निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल के डायरेक्शन में ई का कंपोनेंट हो गया ई कॉस थीटा, और इसका क्षेत्रफल कितना है, ds। क्लियर है? तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो ई कॉस थीटा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है या घटक है किसके लंब, तो इसके लंबवत दिशा में, और इनटू क्या हो गया, ds। देख लीजिए, यही क्वांटिटी आपका कहलाता है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि हमेशा किसी पृष्ठ से रिलेटेड है और यह एक अदिश राशि है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करेंगे, या आप लोग देख लीजिए, इसको लिख दिए हम ई ds cos थीटा। डी फाई लिखने का भी रीजन वही है कि स्मॉल फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, कहीं पे आपको फाई भी लिखा हुआ मिलेगा, तो डी फाई से घबराएगा नहीं। जब भी बहुत छोटा का जिक्र कर रहे हैं तो वहां पे हम डी फाई यूज कर रहे हैं। डिटेल इसका हम कैलकुलस का कुछ आपका कंसेप्ट देंगे ही 11 क्लास के लिए, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, और यूनिट वेक्टर वगैरह भी 11 का क्लास में डालेंगे, वह भी आप लोग देख लीजिएगा, काफी यूजफुल है। यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गया कि यह आपका एरिया एलिमेंट था और यह किसी विद्युत क्षेत्र में रखा था, इसका डायरेक्शन नॉर्मल इस डायरेक्शन में था, विद्युत क्षेत्र आपका इधर जा रहा है, क्लियर दिख रहा है, दोनों के बीच एंगल क्या था, थीटा था। तो चूंकि विद्युत फ्लक्स कहता है कि पृष्ठ के लंबवत दिशा से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का माप हमको चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का कंपोनेंट नॉर्मल के डायरेक्शन में लिए, जो कि हो गया ई कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई का मान क्या हो गया, तो ई कॉस थीटा, नॉर्मल के दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पुणे, और इसका क्षेत्रफल ds, तो ई ds cos थीटा हो गया। अब थोड़ा सा याद कीजिए आप लोग कि a डॉट b को क्या बताए थे, लिख सकते हैं ab cos थीटा, या ab cos थीटा को हम वापस से क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो यही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा चीज जो पहले चर्चा कर दिए वह क्लियर है, तो आप आसानी से अब इसको लिख सकते हैं सदिश रूप में, डी फाई बराबर ई डॉट ds।
और इसी का अगर कोई आपका बड़ा सरफेस है उसके लिए एक छोटा एरिया एलिमेंट के लिए डी5 का मान निकाल लिए तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा सतह के लॉन्ग हम लोग को विद्युत फ्लक्स का मान मिल जाएगा। तो बिल्कुल थोड़ा भी मन में डाउट नहीं लगेगा, एकदम आसान भाषा में आप लोग के सामने रख रहे हैं। हम कोशिश किए हैं कि विद्युत फ्लक्स को अच्छा से अंदर तक आप लोग को समझा दे। अब हम थोड़ा सा इसका डिफिनीशन वगैरह लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज है, हम कोशिश किए हैं कि बेसिक से लेके चले। बोर्ड पे आपका डिफिनीशन है, इसको लिख लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा और एक्सप्लेन हम करते हैं इसको। प्रॉब्लम भी एक कोशिश करेंगे, नहीं तो अगला वीडियो में आप लोग को प्रॉब्लम करवाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स फाई विद्युत क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की माप को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंबल इसका फाई है। इस तरह से देखिए, इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द total number of electric lines of force crossing the surface in a direction normal to the surface। तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब या कूलम्ब इनवर्स है। तो लिख दिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यह कैसे है इसका भी चर्चा करते हैं। तो आप लोग फ्रेम को थोड़ा सा पॉज करके फ्रीज करके इसको नोट कर दीजिए, हम अगला लिखते हैं। तो आगे आप लोग एक छोटा सा फिगर डायग्राम बना लीजिए कि मान लीजिए इस तरह से कोई रैंडम शेप एंड साइज का कोई सरफेस है, कोई रैंडम सरफेस है, ठीक है। और यह फिगर आप लोग बना लीजिएगा डिफिनीशन के आगे। और इसको कैसे रखा गया है, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। कोई ऐसा रीजन में रखा गया है जहाँ पे क्या है, तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखा गुजरती है। ध्यान से सब लोग समझ लीजिए। तो अब परिभाषा तो आप लोग फ्रीज करके नोट कर ही रहे होंगे। कोई इस तरह से कोई एक सरफेस है और उससे क्या हो रहा है, तो किसी क्षेत्र में रखा गया जिसमें विद्युत क्षेत्र आपका ई है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे रिंग था तो उससे क्या हो रहा था, पानी गुजर रहा था। उसी तरह से अगर विद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो उससे क्या हो रहा है, विद्युत बल रेखा गुजर रही है। अब इस रिंग से रिलेटेड हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का परिभाषा बताया कि किसी तल के लंबवत दिशा में, किसी तल के लंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम उस तल से संबद्ध विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो चूंकि यह एक रैंडम क्षेत्र है, हम लोग क्या करते हैं कि एक यह सरफेस आपका मान लेते हैं एस है, यानी कि इसका पूरा का सरफेस एरिया एस है। और इसमें हम लोग चालाकी से एक बहुत छोटा सा सरफेस डीएस ले लेते हैं, जिसको कि हम कहते हैं एरिया एलिमेंट। तो उस समय तो पीछे आपको समझाने के लिए हम चर्चा कर दिए थे, यहाँ पे आप ठीक से नोट कर लीजिएगा। तो एक एरिया एलिमेंट आप ले रहे हैं डीएस, जो कि देखने में हम बड़ा है, एक्चुअल में एकदम छोटा है, ठीक है। और इस एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस तरह से घिस देते हैं नॉर्मल स्पेस, या इसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। और एरिया एलिमेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि यह पूरा सरफेस आपको है, तो इसमें एक छोटा सा एरिया का आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लीजिएगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो पूरा सरफेस पे इंटीग्रेट कर देंगे, आसानी से हम लोग को रिजल्ट आ जाता है। तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए डायरेक्शन आप इसका नॉर्मल खींच दिए, या एन हो गया, और सबको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, जबकि इसका एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन नॉर्मल के लॉन्ग है। दोनों के बीच एंगल मान लेते हैं कि
थीटा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ ई along n, या क्या हो जाएगा, विल बी ई कॉस थीटा। तो पहले ही चर्चा कर दिए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई और कॉस, और दोनों के बीच एंगल क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो इस स्मॉल एरिया से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल के अलॉन्ग आपका ई कॉस थीटा, और इसमें गुना कर देंगे किससे, तो एरिया एलिमेंट का क्षेत्रफल जो कि क्या है, ds है, और यह आपका हो गया ई ds cos थीटा। ध्यान दीजिए, इसको लिख रहे हैं डी फाई बराबर ई ds cos थीटा। तो डी फाई या ds किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत छोटा क्वांटिटी को, जिसके लिए सिंबल डी फाई या ds ले रहा है। अभी इतना ही इसको समझना है, केवल इसको एज ए संकेत लेके चलिए। और वेक्टर के टर्म में अगर इसी को लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, तो डी फाई बराबर ई डॉट ds, यही आपका ई डॉट ds को तोड़िएगा, वापस से क्या आ जाएगा, ई ds cos थीटा आ जाएगा। और कंप्लीट फ्लक्स आपका अगर फाई निकालना है तो वह बराबर हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे किसको, तो एक छोटा एरिया लिए थे, कैलकुलस का रूल है, आगे हम चर्चा करेंगे कंसेप्ट। तो कैलकुलस का यहाँ समझिए कि एक छोटा सा क्षेत्र ले लिए, उससे होकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई का मान eds निकालिए, जो कि कितना रहा, eds cos थीटा। अब यह पूरा सरफेस अगर s है तो पूरा सरफेस s के लॉन्ग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक ही क्लास में सारा कंसेप्ट नहीं कर पाएंगे, इसको एज ए सिंबल अभी लीजिए। तो यह आपका हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दिए इस तरह से, और ई डॉट ds। तो यह पूरा होल सरफेस से रिलेटेड आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा फाई, जो कि यह पूरे सरफेस एस से होकर गुजर रहा है, इससे संबंधित है। जबकि स्मॉल एलिमेंट ds के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई क्या हो गया, ई डॉट ds हो गया। तो अभी इतना पहले आप लोग अच्छा से समझ लीजिए, यहाँ तक एक प्रॉब्लम भी आप लोग को करते हैं, वो उसको भी कर लीजिए, और देखिएगा धीरे धीरे आप लोग का एकदम क्लियर होते चला जाएगा। तो अभी का वीडियो हमको लगता है लंबा हो रहा है, इसलिए अभी हम यहीं तक रहने देते हैं। आज का क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस लॉ समझ लेंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर है, गॉस लॉ एकदम सिंपल चुटकी में हो जाएगा, प्रॉब्लम वगैरह भी आसानी से बनेगा। तो अभी का क्लास इतना ही।